मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल को। दोस्तों, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये है आपका घटना चक्र का समराइज्ड वर्जन। जितने चैप्टर नोट्स में दिया हुआ है, जो सारी चीजें, जितने एमसीक्यू हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में जो कुछ दिया हुआ है, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इन नोट्स में। और मात्र 80 पेजेस में सिर्फ 80 पन्ने आपको पढ़ने हैं पूरी एनवायरनमेंट कवर अप करने के लिए। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था यूपीपीसीएस 2025, 95% क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से आए थे। आपको कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना पढ़ सकते हैं। 2026 के लिए कंप्लीट तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी हमारे फुल लेंथ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब भी आप 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बाकी आज के अपने सेशन को। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी कुछ जानकारी चाहिए हो आपको समरी पीडीएफ के बारे में या फिर फुल लेंथ कोर्स के बारे में, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 9027281376 नंबर पर। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका पर्यावरण और सतत विकास के संदर्भ में। सबसे पहली डेफिनेशन जो एनवायरनमेंट की है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरल टाइम्स आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में पर्यावरण की इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के संदर्भ में ही। अब पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी की बात करें, सबसे पहले पर्यावरण की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण एग्जैक्टली है क्या। पर्यावरण का मतलब है आपके आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो जैविक हो या फिर अजैविक हो, यानी कि उसके अंदर जान हो या फिर वो निर्जीव हो, वो सब कुछ मिलाकर एक आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, बस इतना भर याद रखना है। बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर उसके अंदर शामिल होते हैं और उनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है वो भी। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी की। पारिस्थितिकी को जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक जीव दूसरे जीव से किस तरीके से व्यवहार करता है, कैसे उसके साथ अपना जीवन यापन करता है, और उनका पर्यावरण जो है वो किस तरीके का पर्यावरण के साथ संबंध कैसा है, इस सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के अंदर। पर्यावरण और उसके घटक की बात करते हैं। जीव के जीवन काल के दौरान उसे घेरने वाली या प्रभावित करने वाली हर चीज को सामूहिक रूप से उसका पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण को जीव के आसपास के जीवित, निर्जीव घटकों, प्रभावों और घटनाओं के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो जीवित हैं यानी कि बायोटिक हैं, अबायोटिक हैं यानी कि निर्जीव फैक्टर हैं, वो सारी घटनाएं, वो सारा प्रभाव, उन सब का सम्मिलित रूप यही है पर्यावरण। ठीक है, जीव और पर्यावरण के बीच संबंध और अंतःक्रिया अत्यधिक जटिल है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स है कि कैसे एक जीव जो है वो पर्यावरण के साथ अपना संबंध बनाता है, उनके साथ वो अंतःक्रिया करता है। इसमें जीवित यानी कि जैविक और निर्जीव यानी कि अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं, जो अभी स्टार्टिंग में आपसे इसके संदर्भ में बात हुई। अच्छा, पर्यावरण के घटक के बारे में जो भी हम देख रहे थे कि जैविक और अजैविक घटक ये एग्जैक्टली हैं क्या। अजैविक घटक की बात करें, वो फैक्टर्स जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे कि ऊर्जा हो गई, विकिरण यानी कि रेडिएशन हो गई, तापमान यानी कि टेम्परेचर, ऊष्मा प्रवाह यानी कि जो हीट होती है उसका फ्लो, ठीक है, हीट फ्लो। इसके अलावा जल है, वायुमंडलीय गैसें हैं, हवा है, आग है, गुरुत्वाकर्षण है, स्थलाकृति है, मिट्टी है, भूगर्भिक आधार है। मतलब ये सारी चीजें जिसके अंदर लाइफ नहीं है। ठीक है, ये अजैविक हैं। वहीं अगर जैविक की बात करें तो जैविक जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए या फिर कोई भी जीव जंतु हो गए, इसके अंदर जीवन है, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, इसमें अपघटक भी आते हैं, परजीवी भी आते हैं, सहजीवी वो भी इसके अंदर शामिल है। मतलब वो हर एक फैक्टर जिसके अंदर लाइफ है वो किस में आएगा? आपका जैविक में आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा फंडा ये है कि हम आज जो चीजें यूज कर रहे हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी चीजें बचें। जैसे कि अगर आप बात करो पेट्रोल की, पेट्रोल की खपत बहुत तेजी से हुई है। हाँ, और उसकी वजह से क्या हुआ है? पॉल्यूशन तो हुआ, वो तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन धीरे धीरे हम सारा पेट्रोल कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। जो फ्यूचर की जनरेशन होगी
उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वो यूज करेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजें इस्तेमाल करेगी। मतलब वो शायद जानेगी ही नहीं कि पेट्रोल भी कुछ होता है। ठीक है। सो कुछ एक सालों में पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो हमें चीजें इस तरीके से यूज करनी है कि जिसका आज की पीढ़ी यूज कर पाए और आने वाली पीढ़ियां भी इस्तेमाल कर पाए। यही है धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो धारणीय विकास की अवधारणा के तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग हो, संरक्षण हो और उचित प्रबंधन करना। मतलब इस तरीके से मैनेज करें कि वो चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा समय तक यूटिलाइज की जा सके। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, इसके अलावा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। अब देखो, अगर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल तरीके से हम चीजों को नहीं वो कर पाएंगे, मतलब उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर ये 3-4 फैक्टर आपको जरूर याद रखने चाहिए कि अगर सतत विकास चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि जो जैविक विविधता है उसको संरक्षित किया जाए, पॉल्यूशन को कम किया जाए और जो गरीबी है, निर्धनता है, उसको भी घटाया जाए। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या फिर सतत विकास है। यानी कि आर्थिक विकास हो लेकिन उसके साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा यानी कि एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल डेवलपमेंट। अच्छा, धारणीय विकास ये जो शब्द है इसकी व्याख्या 1987 में जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, इसने अपनी रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर या इसी को बोलते हैं बर्टलैंड रिपोर्ट, इसमें की थी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बर्टलैंड रिपोर्ट है ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई? तो 1987 ये ईयर आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। अब ये मतलब कब किसके द्वारा प्रेजेंट की गई या फिर क्या इससे एसोसिएटेड था? सो वर्ल्ड कमीशन के द्वारा या फिर वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, इसके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया अपनी रिपोर्ट को, और कॉमन फ्यूचर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें 1992 की। तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उसमें एजेंडा 21 या फिर रियो घोषणा भी इसको बोलते हैं, उसमें इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति जो है पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया 1992 के रियो समिट में। 2002 की बात करें तो ये जोहानिसबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था आपका? सतत विकास था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं। ये पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और मनुष्य और उसके जो क्रियाकलाप है उनसे रिलेटेड सूचनाओं के संदर्भ में एक पूरी लिस्ट है। अब जैविक अधिवास से संबंधित चीजें जो है वो होनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित होनी चाहिए, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? आपकी पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हैं। अगर हमें टिकाऊ विकास चाहिए तो उसके लिए जरूरी है हमें पर्यावरण से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। अब मानव और उसके जो क्रियाकलाप है उनसे रिलेटेड क्या कि भैया जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, वो उसके बारे में पता हो, पॉपुलेशन का आकार क्या है यानी कि साइज क्या है, और जो अलग अलग संसाधन है उसकी क्या उपलब्धता की स्थिति है ये पता हो, गैर अनिवार्य संरचनात्मक जो सुविधाएं हैं उसके बारे में पता हो, औसत जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय कितनी है इसके संदर्भ में पता हो, और तकनीकी स्तर क्या है ये पता हो। तो ये वो सूचनाएं हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड है और उसकी जो एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड है। इसके बाद ये लिस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें अलग अलग घटनाएं और उनसे रिलेटेड ईयर दे रखे हैं। सबसे पहले द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये कब पब्लिश हुई? 1972 में। बर्टलैंड आयोग की जो रिपोर्ट थी ये कब पब्लिश हुई?
1987 में, अभी हमने इसको देखा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका प्रवर्तन कब से स्टार्ट हुआ? 1989 से। एनफोर्समेंट, प्रवर्तन का मतलब क्या है? एनफोर्समेंट। अच्छा, यहाँ पर देखो कंटेंट तो मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, बट जहां जरूरी होगा वहां इंग्लिश भी साथ में एसोसिएट करता चलूंगा, ठीक है। बाकी रियो अर्थ मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करें या फिर रियो अर्थ समिट की बात करें, ये 1992 की है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन साइकिल वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि जो कार्बन एनवायरमेंट में है मौजूद, उसको मेंटेन करने का काम क्या करता है? कार्बन साइकिल करती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है आपका कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती किस तरीके से है। सो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। सेकंड है आपका जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया में, यानी कि जो हम ब्रीद करता है, जो भी जीवधारी है, मतलब जो भी एनिमल है, ह्यूमन है, जो भी सांस ले रहा है, तो वो अपने ब्रीदिंग प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है वो भी कहां पर जाती है? एनवायरमेंट में। ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, यानी कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं उससे जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के पहुंचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो कोयला हो गया, कोयले को जलाया जाए, पेट्रोल को जलाया जाए, इस सब को जब जलाया जाएगा तब जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है वो भी एनवायरमेंट में पहुंचती है और कार्बन साइकिल में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कैसे होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। मतलब जो भी पौधे हैं, हरे पौधे हैं, और वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जब उनको कार्बोहाइड्रेट बनाना होता है तो उनको जरूरी है कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, जो उनके लिए जरूरी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं स्वपोषित पौधे, ठीक है, यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। अच्छा, कार्बन पृथ्वी पर किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है इसको देखते हैं। सबसे पहले मौलिक रूप से बात करें तो ग्रेफाइट और हीरे के रूप में पाया जाता है, एक यौगिक के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, अलग अलग जो मिनरल्स हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि कार्बन का विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा जो पुनर्चक्रण होता है, ठीक है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई आपकी सारी बात किसके बारे में? कार्बन साइकिल के बारे में। कल जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किसको? आपका जो जल चक्र है, जल चक्र के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9027281376 ये वो नंबर है जिस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट का, या फिर जो हमारा फुल लेंथ कोर्स है उसमें एनरोल करवा सकते हैं, जिसमें आपको 11,000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें जीएस के एमसीक्यू रहेंगे और करंट अफेयर्स के। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाहर कहीं कुछ भी नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। जितना भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीसीएस प्रीलिम्स 2026 पूरी तैयारी, इतनी इंटेंस प्रिपरेशन कि किसी भी हालत में पेपर इजी आए, टफ आए, मॉडरेट आए, कुछ भी हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर होना है 2026 में, उसके लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों एग्जामिनेशन में अगर आप सफलता चाहते हैं तो हमें जरूर ज्वाइन करिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।